गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्लास बढ़िया से स्टार्ट हो गई है और हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्तिक, गुड मॉर्निंग, मोहम्मद तबरेज आलम, जतिन, सुजाता कुमारी। ये बच्चे वो हैं जो डेली रेगुलर से रहते हैं। तो एक बार बताएंगे कि ऑडियो वीडियो कैसी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रामपाल, गुड मॉर्निंग भाई। इंदु कुमारी, सुस्मिता, राहुल, अभिषेक, सभी को नमस्कार। तो कल की क्लास में हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट कर दिया था, है ना। और वो पेज मैंने पहले से खोल कर रखा आपके लिए। कल हम आपको पढ़ा रहे थे जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार, जिसे हम इंग्लिश में कह रहे थे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस का मतलब होता है एब नॉर्मल बिहेव करना, विचित्र, स्ट्रेंज बिहेव करना। तो जल का व्यवहार जो है वो हमने ऐसा क्यों बताया था। एक बच्चा कह रहा है सर मैं हैंडीकैप हूं, मेरा लेफ्ट लेग कैंसर की वजह से कट गया 2020 में, क्या मैं सीजल की तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। सीजल में बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें हैंडीकैप बच्चा फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो एसएससी का जो सिलेक्शन फेज पोस्ट वाली निकलती है ना जॉब, उसका भी ध्यान रखना तबरेज आलम। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें हैंडीकैप के लिए अलाउ नहीं होता, पर बहुत सारी पोस्ट के लिए होता है। तो उसमें लिखा होता है पहले से ना, जैसे जितनी वर्दी वाली पोस्ट हैं, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, है ना, जितनी वर्दी वाली पोस्ट हैं उसमें अलाउड नहीं होगा। लेकिन बाकी जो डेस्क जॉब होती है ना, जैसे ऑडिटर हो गया, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, इसके अलावा मिनिस्ट्री की जॉब हो गई, बहुत सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। बल्कि कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो कुछ पोस्ट को छोड़कर ज्यादातर जब आप नोटिफिकेशन देखते हो ना, तो उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ये पोस्ट जो है इस कैटेगरी के लिए मतलब एलिजिबिलिटी है ना, ऐसे लिख देते हैं वो। तो जो भी आपका हैंडीकैप वाला जो सर्टिफिकेट बना होगा उसमें लिखा हुआ ना, अलग अलग होते हैं। कोई हेयरिंग हैंडीकैप होता है, कोई और अलग तरीके से होता है, कोई विजुअल होता है, कोई बॉडी वाला होता है। तो उसमें लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट किस किस कैटेगरी के लिए सुटेबल है। तो बहुत सारी पोस्ट होती है, आप भर सकते हैं फॉर्म आराम से। सीजल का भर सकते हैं, सीएचएसएल भर सकते हैं, एमटीएस भर सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो। तो बेटा हम कल ये पढ़ रहे थे कि जल का व्यवहार हमने असामान्य क्यों कहा। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर पानी को 0 से गर्म करना शुरू करें, 0 से 1, 2, 3, 4, जब पानी का तापमान 0 से 4 होता है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 से 4। तो 0 से 4 तक पानी का जो वॉल्यूम है, आयतन घटता है। पानी 0 से लेकर 4 तक सिकुड़ता है, कम जगह गिरता है। तो 0 डिग्री से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घटता है, 4 डिग्री पर सबसे कम होता है, और 4 के बाद पानी का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो यहां से हमने क्वेश्चन किया था कि अगर पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करें तो उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा था आपसे कि भाई 0 से लेकर 4 तक तो वॉल्यूम घटता है, 4 के बाद बढ़ता है। तो हम बोलेंगे कि पहले वॉल्यूम घटेगा, फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी चीज को हमने शॉर्टकट में लिखा था माइनस को प्लस से, कि पहले वॉल्यूम घटता है फिर बढ़ता है। फिर इसी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर वो पेपर में ये पूछ रहा है कि पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म किया, तो आपने बोला पहले वॉल्यूम घटेगा फिर बढ़ेगा। और वो उल्टा पूछ ले कि पानी को 10 डिग्री से लेकर 0 तक ठंडा करेंगे तो क्या होगा, तो भी हम यही बोलेंगे कि पहले वॉल्यूम घटता है और फिर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसका हमने रीजन पढ़ा था कि 0 से लेकर 4 तक तो वॉल्यूम घट रहा है, 4 का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर 4 से 10 तक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो 10 से 4 की तरफ आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घट रहा है तो 4 से 0 तक बढ़ेगा। तो जब इधर जा रहे हैं 4 तक वॉल्यूम घट रहा है, 4 से बाद वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे वापस आओ तो ये तो भी यही बोलेंगे कि पहले वॉल्यूम घटेगा और फिर बढ़ेगा, है ना। तो ये बातें हम कल की क्लास में कर चुके हैं। बस एक मैंने आपको हल्का सा रिवीजन कराया। अब यहीं से ही जो मैंने कल आपको वॉल्यूम वाली चीज बताई, यही सब थोड़ा सा डेंसिटी, घनत्व वाली चीज पर आएंगे। डेंसिटी पर तल पे लिखेंगे हम डेंसिटी, घनत्व। देखो इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये 2 कमरे हैं, ये 2 रूम हैं, और इसके अंदर 4 लोग सो रहे हैं, यहां भी 4 लोग सो रहे हैं, और अगर आपको एक मौका मिले कि आपको पहले रूम में सोना है कि दूसरे में, तो आप कहोगे दूसरे में सोऊंगा जी मैं। तो मैं आपसे अगर कहूं कि भाई दूसरे में क्यों सोना है, पहले में सो जाओ यार, क्यों इतना दूर जा रहे हो, पहले में भी 4 ही लोग हैं, दूसरे में भी 4 ही हैं।
आप हो गए, आप कैसे बातें कर रहे हो? आपने इस छोटे से स्टोर रूम में भी 4 लोग भर रखे हैं, इतने बड़े हॉल में भी 4 भर रखे हैं, तो मुझे खाली खाली सा लग रहा है, ये मुझे भरा भरा लग रहा है, डेंस लग रहा है, घनत्व उसका मुझे ज्यादा लग रहा है। यानी अगर कम जगह में ही बहुत सारे पार्टिकल भर दिए जाएं, कम जगह के अंदर ही बहुत सारा मटेरियल भर दिया जाए, तो हम बोलेंगे कि उस वस्तु की मास डेंसिटी, उसका जो द्रव्यमान घनत्व है बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीज भर दी जाए। अब सोचो आप, ये यहां पे मैंने एक चीज ये ली और एक ये ली, यहाँ पे मैंने 3 पार्टिकल लिए और 3 ही पार्टिकल यहाँ पे लिए, तो आपको ज्यादा भरा भरा सा लग रहा है? यानी कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा आयतन होगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा, वो चीज उतनी ही कम डेंस होगी। तो डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो कमरे जितने बड़े बड़े होंगे, खाली खाली से होंगे, तो वो कम डेंस लगेंगे। अच्छा, अगर आप वॉल्यूम बराबर कर लें, उतना बड़ा कमरा ये, उतना बड़ा कमरा ये, पर इस कमरे में 2 लोग हैं और इसके अंदर 5 लोग भरे हुए हैं, अब कौन ज्यादा डेंस लग रहा है? आप कहोगे सर अभी ज्यादा भरा भरा सा लग रहा है। यानी अगर वॉल्यूम सेम हो, फिर डेंसिटी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मास, द्रव्यमान ज्यादा कहाँ है। यानी वो वस्तुएं ज्यादा डेंस होंगी, वो वस्तु ज्यादा घनत्व वाली होंगी, जहां पर कम ही जगह में, थोड़े से ही वॉल्यूम में बहुत सारा मेटेरियल भरा हो, बहुत सारा द्रव्यमान, बहुत सारा मास भरा हो। तो यानी कि डेंसिटी का इसलिए फॉर्मूला बनता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ये देखो, ये फॉर्मूला आपको बता क्या रहा है, इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो डेंसिटी को लिखते हैं हम डी से, मास को एम से, वॉल्यूम को वी से। ये फॉर्मूला हमारे से कह रहा है कि भाई वॉल्यूम जितना कम होगा, डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जहां पे आयतन कम होगा, छोटा कमरा होगा, छोटी जगह होगी, तो चीजें अगर वहां पे भी उतना ही मास भरा हो, छोटे कमरे में भी और बड़े में भी, तो जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी होगी ज्यादा। अगर वॉल्यूम सेम हो तो फिर जहां पे मास ज्यादा है, जहां पे पार्टिकल ज्यादा भरे हैं, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जब वॉल्यूम सेम होता है, आयतन सेम है, यानी कि वी की वैल्यू फिक्स है, तो फिर जहां पर मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, उस चीज की डेंसिटी ज्यादा है। अगर बेटा मास बराबर है, 4 पार्टिकल है, फिर जहां पे वॉल्यूम कम होगा वहां की डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी वो चीज ज्यादा डेंस होती है जहां पर कम स्पेस में ही बहुत सारा मटेरियल भरा हो। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं, मेरे पास एक जगह ये है, एक जगह ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2। अगर आपसे कोई पूछे कि पहले और दूसरे में ज्यादा डेंस चीज आपको कौन लग रही है, ज्यादा घनत्व वाली कौन लग रही है, आपको सर सीधी सी बात है, पहले की डेंसिटी ज्यादा है। एक तो बहुत ही कम वॉल्यूम है, जगह बहुत ही कम है, और थोड़ी सी जगह में आपने बहुत सारा मटेरियल भर दिया, तो वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी बढ़ती है, और मटेरियल ज्यादा भर दोगे तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। तो कम से कम जगह में ज्यादा मटेरियल भर दोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि राज्यों में, जो पूर्ण राज्य हैं, पूर्ण राज्यों में बिहार राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, यानी कि बिहार में कम जगह में ही ज्यादा लोग भरे हुए हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वहां की। ऐसे अगर हम कम जगह में ज्यादा मेटल, ज्यादा मास भर देंगे तो मास डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन लेह लद्दाख वगैरह जो होते हैं, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। लेह लद्दाख में बहुत बड़े एरिया में, कई किलोमीटर के एरिया में आपको मान लो कि 5 7 8 10 घर दिखाई देंगे, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, अच्छा अब डेंसिटी जो है बेटा, ये हमारे पास बन गई। अच्छा, इसका चाहो तो आप यूनिट, इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, डेंसिटी की ऐसा यूनिट। मास को हम नापते हैं किलोग्राम में, वॉल्यूम का नापते हैं मीटर क्यूब में, तो उसकी यूनिट बनेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा, इस फॉर्मूले से मुझे पता चल रहा है कि डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जब वॉल्यूम घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब आप एक चीज देखो, जब हम पानी को बेटा 0 से लेकर 4 डिग्री तक गर्म करते हैं, तो पानी का वॉल्यूम घटता है, पानी कम स्पेस घेरता है, और वो कम जगह घेरेगा, कम स्पेस में आ जाएगा। यानी कि 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घट रहा है, तो यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी। यानी पानी जो है, इसका घनत्व जो है 0 से लेकर 4 तक बढ़ता है। अच्छा, 4 पे वॉल्यूम सबसे कम है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों में उल्टा रिलेशन है। चार सौ पर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटेगी। ठीक है,
ठीक। तो अगर ऐसे पेपर में आपसे पूछ ले कि अगर हम पानी को 0 से लेकर 10 डिग्री तक, अगर हम पानी को 0 से लेकर 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तो पानी की डेंसिटी, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर 4 तक तो डेंसिटी बढ़ती है और 4 के बाद घटती है, तो डेंसिटी हम बोलेंगे पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो याद रखना, पेपर में अगर वॉल्यूम आयतन का आए तो वॉल्यूम पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो 4 तक वॉल्यूम घटता है, 4 पे होता है सबसे कम, 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन डेंसिटी पहले बढ़ेगी, 4 पे हो जाएगी मैक्सिमम और 4 के बाद घटेगी। तो डेंसिटी में पहले बढ़ती है और फिर घटती है। अब जब आप दोनों के दोनों एक साथ याद करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अब कोई एक याद कर लो, जैसे मैंने खुद याद किया हुआ है वॉल्यूम का आयतन का, तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि पहले वॉल्यूम घटता है और फिर वॉल्यूम बढ़ता है। तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि पहले वॉल्यूम घटेगा और फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर पेपर में मान लो कि डेंसिटी आ गया तो मैं वहीं के वहीं इसका उल्टा कर दूंगा कि भाई वॉल्यूम याद कर रखा है, पहले घटता फिर बढ़ता, डेंसिटी पूछ रहा है तो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो किसी एक को याद कर लो, दोनों याद करोगे तो समस्या पैदा हो जाएंगी, है ना। फिर वो कंफ्यूजन पैदा होगा किसका क्या याद किया था। तो मैंने खुद जो है वो मैंने वॉल्यूम का ही याद किया हुआ है कि वॉल्यूम पहले घटता है, 4 पे सबसे कम होता है, 4 के बाद बढ़ जाता है। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, घनत्व तो पूछ लेगा कोई तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ज्यादा सही तरीका होता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक चीज देखना, अब जब बेटा मैं पानी को 0 से लेकर 4 तक लेके जा रहा हूँ, 0 से 1 2 3 4, तो 0 से लेकर 4 तक लेके जा रहा हूँ तो पानी का वॉल्यूम घट रहा है। अगर मैं उल्टा आ जाऊं, 4 से ठंडा करूं, 3, 3 से 2, 2 से 1 और 0 पे जमा दूं, अगर मैं पानी को 4 से 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो इसका फिर भाई जब 0 से लेकर 4 तक इसका वॉल्यूम घट रहा है तो 4 से 0 तो इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। यानी कि जब पानी ठंडा होते होते जमने की तरफ जाता है तो उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ता है। यानी जब पानी जमने लगता है, उसकी बर्फ बनने लगती है तो उसका आयतन बढ़ता है, उससे ज्यादा जगह चाहिए। इसलिए अगर आप अपने घर में कांच की बोतल लेना और उस कांच की बोतल में पूरा पानी भर के ऊपर तक उसे टाइट बंद करके फ्रीजर में रख देना, वो कांच की बोतल टूट जाएगी, चटक जाएगी। अगर आप उसे 1-2 दिन के बाद देखेंगे ना, उसके अंदर आपको दरार मिलेगी, क्योंकि जो उस कांच की बोतल के अंदर पानी भरा था, जब पानी जमता है तो बेटा जब पानी जमने लगता है तो पानी का वॉल्यूम बढ़ता है, तो उस पानी को ज्यादा आयतन, ज्यादा जगह चाहिए, तो ज्यादा स्पेस लेने के चक्कर में वो कांच की बोतल को तोड़ देगा। इसलिए कई बार जो बहुत ही कोल्ड कंट्री होते हैं वहां पे सर्दियों में पानी के पाइप भी फट जाते हैं। मान लो पानी का जो वहां पाइप होते हैं बड़े बड़े होते हैं और उनमें कम ही पानी चलाया जाता है। मान लो इतना बड़ा पाइप है तो आधे में ही, लेकिन मान लो कि कोई पाइप है उसमें पूरा पानी भर के चल रहा है और ठंड में मान लो कि वो पानी जम गया, तो जब पानी जमेगा तो अब आपको पता है कि पानी जमते समय उसका वॉल्यूम, उसका आयतन तो बढ़ता है। तो जब पानी का वॉल्यूम आयतन बढ़ेगा तो ज्यादा स्पेस चाहिए, तो पानी के पाइप भी फट जाते हैं। तो कई बार सर्दियों में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं, ये कांच से, पानी से भरी कांच की बोतल क्यों टूट जाती है, क्योंकि जब पानी जमता है तो जमते समय इसका वॉल्यूम, इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पेपर में अगर पूछ ले कि हमें याद रखना जमने वाला, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी जब जमेगा तो इसका वॉल्यूम आयतन बढ़ता है। और इसका उल्टा पूछ ले कि जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगी, तो भैया आपको पता है कि जब बर्फ पिघल के पानी बनेगी तो वॉल्यूम घटेगा। जमते समय वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पिघलते समय घटता है ना। तो 2 चीज लिख लेंगे यहाँ पे हम, और लिखेंगे ड्यूरिंग freezing of water, volume increases। पानी के जमने के दौरान आयतन बढ़ता है। पानी के जमने के दौरान, पानी के जमने के दौरान आयतन बढ़ता है। ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ वाटर वॉल्यूम इंक्रीजेज। पानी के जमने के दौरान आयतन बढ़ता है। अगला लिखेंगे ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस
वॉल्यूम डिक्रीजेज। बर्फ के पिघलने के दौरान आयतन घटता है। बर्फ के पिघलने के दौरान आयतन घटता है। ये नीचे वाला बिहार के एसएससी सीजीएल में आ रखा है क्वेश्चन ये, कि जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होता है, वॉल्यूम घटता है। जनरली पेपर में ये वाला आता है कि जब पानी जमता है तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो एक याद कर लेना इसमें भी कि जमते समय वॉल्यूम बढ़ता है और पिघलते समय घटता है। और ये बेटा जो फर्क है ये लगभग लगभग 10% का आ जाता है, 10% का, है ना। 10% का फर्क रहता है कम से कम ये। ठीक। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस वॉल्यूम डिक्रीजेज। बर्फ के पिघलने के दौरान आयतन घटेगा, 10% के आसपास का फर्क आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम कुछ आपके सामने, जितनी बार मैं बीकर बनाऊंगा आपको उतनी बार ही बनाने हैं, क्योंकि तुम एक के अंदर ही सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर दो। बेटा हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन है। बेटा मेरे पास एक बीकर में पानी है और इसके अंदर मैंने एक आइस क्यूब डाल दी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है पर मैं, अगर किसी पानी के अंदर आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो, तो उस आइस क्यूब का कितना हिस्सा पानी के अंदर होता है, कितना होता है बाहर। तो बेटा जब कोई आइस क्यूब तैर रही होती है ना, उसका 90% हिस्सा होता है अंदर और 10% हिस्सा बाहर होता है। अगर कोई साफ पानी में एक आइस क्यूब तैर रही हो तो उस आइस क्यूब का 90% हिस्सा अंदर होगा, 10% बाहर होगा। इसके लिए आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर कभी आपको पता करना हो ना कि जैसे हमने बर्फ डाला पानी में तो उसका कितना हिस्सा अंदर आता है, कितना बाहर आता है, तो देखो एक बेटा जब पानी है ना, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है ये आपको याद भी होनी चाहिए, होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो आइस है इसकी डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु का घनत्व, डेंसिटी कम हो लिक्विड से तो वस्तु तैरेगी, अगर डेंसिटी ज्यादा हो तो डूब जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखें, जो आइस है उसकी डेंसिटी तो 0.9 है, पानी की 1 है, यानी बर्फ की डेंसिटी कम है, यानी कि बर्फ की डेंसिटी कम है, एक तो बर्फ तैरेगा। एक बात तो मुझे पता चल गई कि बर्फ का जो घनत्व है ये वाटर के घनत्व से कम है, यानी कि फ्लोट करेगा। अच्छा, जब फ्लोट करेगा तो उसका कितना हिस्सा अंदर होगा, कितना बाहर होगा। तो उसके लिए बेटा आपको देखना होता है कि जो वस्तु तैरेगी, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, इसकी डेंसिटी है बर्फ की 0.9 और वाटर की 1। तो बर्फ की जो डेंसिटी है वो पानी की 90% है। तो बर्फ की डेंसिटी पानी के जितने प्रतिशत होगी उतना हिस्सा अंदर रहेगा। तो ऐसे अगर पेपर में कह दे कि एक वस्तु जो है, आपसे कह दे भाई वो कि उस वस्तु की डेंसिटी है 0.6, उसे अगर पानी में छोड़ेंगे तो उसका कितना हिस्सा पानी के अंदर रहेगा। तो आप कहेंगे सर डेंसिटी 0.6 है, पानी की होती है 1, यानी कि 60% है। तो यानी कि उस वस्तु का केवल 60% हिस्सा अंदर रहेगा, 40% बाहर दिखाई देगा। तो जितने प्रतिशत डेंसिटी होती है उतना हिस्सा पानी के अंदर रहता है। इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना साइड में, कि अगर एक वस्तु की डेंसिटी अगर मैं कह दूं आपसे कि 0.8 है, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु पानी में छोड़ेंगे तो उसका हिस्सा पानी के अंदर 80% रहेगा, 20% बाहर रहेगा। तो बर्फ की डेंसिटी 0.9 है, यानी कि 90% है, तो 90% हिस्सा अंदर रहेगा और 10% कहाँ रहेगा, बाहर। ठीक। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट भी होता है पेपर में। ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है।
और इसके अंदर एक आइस क्यूब है ये। और बेटा ये बर्फ का टुकड़ा इसके अंदर तैर रहा था बड़े मजे के साथ। तो मान लो कि उस बीकर में पानी का लेवल है यहां तक, तो बर्फ तैर रहा है और बीकर में पानी का लेवल यहां तक है। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर किसी बीकर में बर्फ तैर रही हो, जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो वाटर का लेवल बीकर में बढ़ेगा, घटेगा कि सेम रहेगा। तो आप किस पर टिक लगाओगे? प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है। एक बीकर में आइस क्यूब तैर रही हो और वो आइस क्यूब पिघल जाए तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, घटेगा कि सेम रहेगा? हाँ विजय सर, आज पहली बार क्लास ले रहा हूँ आपकी। मैंने आपके करंट सीजल के क्लियर किया है और इसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट में एडीईओ का एग्जाम ही क्लियर किया। थैंक यू सो मच। आदर्श रघुवंशी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। ये एडीईओ का एग्जाम तो यार हमें पता नहीं है क्या होता है भाई, इसका पूरा फुल फॉर्म लिखो इसकी। देखो तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे हम कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली बात तो आपको सिलेक्शन मिलना भैया अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है, माहौल बढ़िया रहता है। बस वही है कि जब तक अपना बिल्कुल सारी चीजें एकदम क्लियर ना हो जाए, है ना, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, आसपास ज्यादा जिक्र नहीं करना। कुछ लोग पता ना ऐसे फर्जी कुछ ना कुछ सोचते हैं भाई नौकरी लग जाएगी, केस वेस चिपका दें, है ना। तो अपने जो बहुत ही खास लोग हैं बस उन्हें बताना है। यहाँ पे लिखेंगे जब एक बार हो जाओ फिर ढिंडोरा पीट दो, फिर क्या दिक्कत है। लिखेंगे यहाँ पे हम, देखो बेटा, अगर किसी बीकर में आइस क्यूब तैर रही है और वो बर्फ पिघल जाए तो वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वाटर का लेवल पहले था वही का वही रहेगा। वजह क्या वो देखेंगे। कार्तिक ने गलत है केवल इनका, बाकी सबने कहा कि सेम रहेगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। लिखेंगे आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस कोमा द लेवल ऑफ वाटर इन बेकर आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस कोमा द लेवल ऑफ वाटर इन बेकर विल रिमेन सेम। हिंदी में लिखेंगे बर्फ के पिघलने के बाद, बर्फ के पिघलने के बाद बीकर में जल का स्तर उतना ही रहेगा। असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर इन पंचायत डिपार्टमेंट, पंचायत सचिव टाइप से है। बढ़िया भाई, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, डेवलपमेंट करो और ईमानदारी से काम करो, हम तो यही चाहेंगे, है ना। तो बर्फ पिघलने के बाद बीकर में जल का स्तर रहेगा उतना ही। अच्छा, बर्फ पिघलने के बाद बीकर में पानी के स्तर पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? अगर आप इसे समझना चाहो तो यहाँ देखो बेटा, ये बर्फ तैर रही थी तो मैंने आपको बताया कि जब कोई बर्फ तैरती है तो उसका 90% हिस्सा होता है अंदर, 10% होता है बाहर, ठीक है। तो मान लो कि पूरा बर्फ जो है इसका वॉल्यूम 100 है, पूरी बर्फ का वॉल्यूम मैंने 100 मान लिया, 100। वही छींक बहुत आती है। तो बेटा पूरे बर्फ तैर रही है तो इसका वॉल्यूम है 100, तो इस 100 वॉल्यूम में से 90% हिस्सा होगा अंदर, 10 होगा बाहर। तो टोटल वॉल्यूम अगर 100 है यानी कि 90 वॉल्यूम तो होगा अंदर और 10 वॉल्यूम होगा बाहर। अच्छा बेटा, जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो आपको पता है कि जब बर्फ पिघलती है तो हमने आपको लिखवाया कि उसका 10% वॉल्यूम घट जाता है। यानी जो अंदर वाली बर्फ थी, इस बर्फ का वॉल्यूम कितना था? 90। लेकिन जब बर्फ पिघल जाएगी तो उसका 10% वॉल्यूम घट जाएगा। यानी 90 था टोटल वॉल्यूम, 90 का 10% होगा 9, यानी कि 9 वॉल्यूम घट के बचेगा 81। यानी अब ये पहले जो अंदर बर्फ पड़ी हुई थी, इसने पहले जब ये बर्फ थी तो इसने वॉल्यूम कितना घेर रखा था? 90 वॉल्यूम घेर रखा था। लेकिन जब अंदर वाली बर्फ पिघल जाएगी तो ये केवल 81 वॉल्यूम में ही एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जब बेटा ये बर्फ पिघलेगी अंदर वाली, तो बाहर वाली बर्फ भी पिघलेगी। बाहर वाली बर्फ का वॉल्यूम कितना है? 10, तो इसका भी 10% वॉल्यूम घट जाएगा। तो 10 का 10% होगा 1। तो यानी कि जब बाहर वाली बर्फ पिघलेगी तो उसका वॉल्यूम 1 कम होकर यानी कितना बचेगा? 9। वो 9 वॉल्यूम अंदर ऐड हो जाएगा। तो यानी कि अब एक चीज देखो, जब ये बर्फ तैर रही थी तो अंदर कितना स्पेस घेर रखा था इसने?
90 वॉल्यूम घेर रखा था। लेकिन जब ये बर्फ पिघल जाएगी तब भी तो अंदर 90 ही आया। क्यों? अंदरली बर्फ के पिघलने से कितना ऐड हुआ? 81। और बाहर वाली बर्फ पिघल के अंदर ऐड होगी तो 10, इसका भी 10% वॉल्यूम घटेगा, तो 10 की जगह 9 ऐड होगा, इसका भी 10% वॉल्यूम घट जाएगा, तो 90 की जगह 81 ऐड होगा, तो 81 और 9 फिर से 90 ही बन गया। तो बर्फ पिघलने के बाद वाटर के लेवल पे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बर्फ तैर रही होती है तो उसने अंदर कितनी जगह घेर रखी होती है? 90 वॉल्यूम घेर रखा होता है, और पिघलने के बाद भी वो वॉल्यूम अंदर 90 ही रहता है, तो इसलिए लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अंदर बर्फ थी वो पिघल के 81 में एडजस्ट हो जाएगी, पर ऊपर वाली बर्फ पिघल के जब अंदर गिरेगी, पानी बन के ऐड होगी, तो उसका भी 10% वॉल्यूम उसका घटेगा। तो 90 का 10% घट के 81 ऐड हुआ, 10 का 10% घट के 9 ऐड हुआ, 81 और 9 फिर से 90 ही हो गया। इसलिए वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ध्यान रखना। अगर किसी बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो तो आफ्टर मेल्टिंग जो है बीकर में जल के स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम एक आध वैरायटी और देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में ये पानी है और इसके अंदर एक आइस क्यूब तैर रही है, फिर से एक आइस क्यूब तैर रही है, और इस आइस क्यूब के ऊपर बेटा एक सिक्का भी रखा हुआ है। मान लो एक 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है, तो इस 5 रुपए के सिक्के ने क्या किया हुआ है? इस आइस क्यूब को पुश करके दबा रखा है। अब दोनों के दोनों जब ये तैर रहे हैं तो सब मान लो कि बीकर में जल का स्तर इतना है, वाटर का लेवल इतना है। तो ये बेटा इस वाले केस में जहां पर केवल आइस क्यूब नहीं है, जहां पर आइस क्यूब तैर रही है, अच्छी बात है, उस आइस क्यूब के ऊपर एक सिक्का भी रखा हुआ है। तो इस वाले केस में जब बर्फ पिघल जाएगी तो सिक्का टक से अंदर गिर पड़ेगा ऐसे। तो इस वाले केस में जब आइस क्यूब के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, जब आइस क्यूब पिघल के पानी बन जाएगी तो वाटर का लेवल बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? इस वाले केस में क्या होगा? In this case, after melting of ice, बताओ, after melting of ice, the level of water in beaker क्या होगा? मोहम्मद तबरेज भाई इस बार गलत हो गया बेटा। देखो बेटा इस वाले केस में आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस द लेवल ऑफ वाटर इन बीकर विल डिक्रीज। इस वाले केस में बेटा बीकर में जल का स्तर घट जाएगा। इस केस में जहां पे बर्फ के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है और बर्फ पिघल जाए तो वाटर का लेवल डिक्रीज होगा। पेपर में ये भी कह सकता है कि आइस क्यूब के ऊपर एक कोइन रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है, ये बोल सकता है कि कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, ये बोल सकता है कोई गोली रखी हुई है। ठीक है, बैच ओवर होने के बाद आपसे कोई इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? अब्दुल रहमान कह रहे हैं हमने आपको टेलीग्राम चैनल का बता रखा है कई क्लासेज में, तो टेलीग्राम में जुड़े रहना, वहाँ कमेंट का ऑप्शन रहता है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे। ठीक, अरे बेटा इस वाले केस में बहुत सारे बच्चे पेपर में गलत करके आ जाते हैं। जब ये अचानक से क्वेश्चन आता है, बच्चों क्या लगता है भैया बर्फ पिघल जाएगी, तो बर्फ के पिघलने पे वाटर के लेवल पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो बच्चे सोचते हैं चलो इस क्वेश्चन में एक सिक्का रखा हुआ है आइस क्यूब के ऊपर, तो सिक्के से क्या ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो तब भी वो वाटर लेवल सेम पर ही टिक लगा देते हैं पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से। भाई हमने क्या पढ़ा, अगर खाली एक बीकर में आइस क्यूब तैर रही हो तो आइस क्यूब के पिघलने पर वाटर का लेवल सेम रहता है, तो वो सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2-4 बच्चे दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं कि जब बर्फ पिघलेगी तो सिक्का अंदर गिरेगा, तो सिक्का भी थोड़ा बहुत पानी को हटाएगा ही अपने दम पर, तो भले हल्का फुल्का सा फर्क आए पर लेकिन वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए, तो उस पर टिक लगा देते हैं। लेकिन इसका आंसर है डिक्रीज। अब देखो कैसे, अब एक्चुअली आप क्या करते हो, आप जैसे ही आपके दिमाग में इस पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में प्यासे कोबी वाली कहानी जो आपने बचपन में पढ़ी थी वो आ जाती है। बचपन में हमने क्या पढ़ा था कि एक घड़े में पानी भरा हुआ है,
एक घड़े के अंदर पानी भरा है, ठीक है। अब कुछ कौवे आए, कुछ पक्षी आए, एक कौवा आया, सॉरी। अब उसने देखा कि भाई वो पानी पीने लगा तो उसकी जो चोंच थी वो केवल यहां तक पहुंच पा रही थी, पानी के लेवल तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो उस कौवे ने क्या किया, आसपास से उठा उठा के पत्थर डालने शुरू कर दिए। उसने आसपास से पत्थर डालने शुरू किए तो वह क्या किया, पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। जब पानी का लेवल बढ़ गया, उसकी चोंच तक पहुंच गया, तो उसने पानी को पी लिया। तो बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि जब बर्फ पिघलेगी और सिक्का अंदर गिरेगा तो वाटर का लेवल उठ जाना चाहिए, उस पर टिक लगा देते हैं। बेटा पहले समझो, आप इस वाले केस को और इस वाले केस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाले केस में घड़े में केवल पानी था, तो जो पत्थर डाले गए ना वो जबरदस्ती बाहर से उठा उठा के डाले गए घड़े के अंदर, तो वो जो पत्थर उन्होंने वाटर लेवल बढ़ा दिया। यहां पर जो सिक्का अंदर गिरेगा वो सिक्का तो पहले से सिस्टम के अंदर मौजूद है, एक तो इन दोनों कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे वाटर का लेवल क्यों डिक्रीज होगा उसे समझना। मैं मुझे एक चीज बताओ, जब कोई आइस क्यूब तैर रही होती है तो हमने पढ़ा उसका 90% हिस्सा होता अंदर, 10% होता बाहर। लेकिन बेटा जब आप इस आइस क्यूब के ऊपर एक सिक्का रख देंगे तो सिक्का तो अपनी ताकत से कुछ दबा देगा, आइस क्यूब को पुश करेगा। अब अंदर 10, अंदर 90 और बाहर 10 वाला रेशो नहीं रहेगा भाई। जब अभी खाली बर्फ तैर रही हो तो अंदर वॉल्यूम होता है 90, बाहर होता है 10। जब सिक्का रखेंगे, सिक्का कुछ पुश करेगा तो 90 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 95 मान लो कि वॉल्यूम अंदर पहुंच गया और बाहर तो 5 ही रह गया। अगर नॉर्मली अंदर होता 90, बाहर होता 10, पर सिक्का रखने से, पुश करने से अंदर हो जाएगा 95, बाहर रह जाएगा 5 ही। अब बेटा भी यानी कि जब इसके ऊपर सिक्का रखा हुआ था तो 95 और 5 वाला काम चल रहा था। तो इस वाले केस में जब बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघलेगी, तो बेटा इसका वॉल्यूम कितना है, 95, ठीक है। तो इसका 9.5%, इसका मतलब इसका 10% वॉल्यूम घटेगा, तो 95 का 10% कितना होता है, 9.5, यानी कि 9.5 जो है वॉल्यूम घट गया। जब बर्फ पिघलती है 10% वॉल्यूम घट जाता है, अंदर अभी वॉल्यूम 95, 95 10% यानी कि 9.5 घट जाएगा। तो यानी कितना नुकसान हो रहा है अंदर, यानी कि जो जगह 95 घेर रहा था ये, अभी 95 की जगह कितनी घेरेगा, 85.5 जगह घेर लेगा ये, 85.5, ठीक। अच्छा बेटा ऊपर वाली जो बर्फ है पिघलेगी, बर्फ पिघल के अंदर पानी ऐड होगी तो ये भी तो अंदर ऐड होगी, पर बाहर वाला वॉल्यूम 5 है तो 5 का जो 10% होगा वो बनेगा आधा, तो यानी कि अंदर कितना ऐड हो जाएगा, 4.5। तो टोटल कितना हो गया, यानी कि जब ये बर्फ तैर रही थी तब अंदर वॉल्यूम 95 था, जब ये बर्फ पिघल गई तो अंदर वॉल्यूम कितना रहेगा, ये 95 जो अंदर था उसमें 9.5 घट के 85.5 ऐड हुआ, बाहर जो 5 था उसमें से आधा घट के 4.5, तो कितना हुआ 85, 85, 86 और 4, 90। यानी कि जब पहले बर्फ तैर रही थी तो इसने अंदर कितना वॉल्यूम था बेटा, 95। जब इस वाले केस में बर्फ पिघल जाएगी, पहले इसने 95 वॉल्यूम घेर रखा था, अब इसने केवल कितनी जगह घेरेगी, केवल ये 90 ही जगह घेरेगी, तो ऊपर से पानी नीचे आ जाएगा तो वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। वही पिछले वाले केस में तो हो क्या रहा था कि जब ये अंदर बर्फ थी तो भी अंदर कितना वॉल्यूम था, 90। जब पिघल गई, जब बर्फ पिघल गई थी तो 90 में से 10% घटा 81, तो इस 10 का भी 10% घट के 9, तो 81 और 9 90 ही ऐड हो रहा था। तो पहले भी तैर रही थी तभी अंदर वॉल्यूम 90 था, और पिघलने के बाद भी इसकी वजह से 81 वॉल्यूम, इसकी वजह से 10, तो भी 90 ही बन रहा था, कोई लेवल में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जब ये तैर रही है तो वॉल्यूम अंदर है 95, लेकिन पिघलने के बाद ये 95 कितना हो गया, 85, इसका पिघलने की जगह कितना ऐड हुआ, 4.5, तो केवल 90 ही रह गया। तो पहले 95 जगह घेर रखी थी, अब 90 ही घेर रखी है, तो जो 5% वॉल्यूम कम हुआ उसमें बाकी पानी एडजस्ट हो जाएगा, तो वाटर का लेवल डिक्रीज होगा। तो पेपर में बड़े ध्यान समझना कि अगर किसी बीकर में, अगर पेपर में कहे कि आइस क्यूब तैर रही है, खाली आइस क्यूब तैरने की बात करे, तब वो बोलेंगे वाटर का लेवल रहेगा सेम। तो पेपर में ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि बीकर में बर्फ पिघल जाएगी तो वाटर का लेवल क्या रहेगा, सेम वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। लेकिन कभी कभी 10 में से 2 बार में वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बीकर में आइस क्यूब तैर रही है, उस आइस क्यूब के ऊपर कोई सिक्का रखा हुआ है, या उसके अंदर कोई गोली फंसी हुई है, या उसके ऊपर कोई कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, तो उस वाले केस में बोलेंगे वाटर का लेवल डिक्रीज होगा। तो ये नहीं कि तुम रट्टा मार लो कि डिक्रीज बताया था सर ने, डिक्रीज अलग क्वेश्चन का आंसर है और सेम रहेगा ये अलग क्वेश्चन का आंसर है। मुझे बताओ कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पाए आप कि नहीं पाए, कि किसका आंसर सेम है और किसका आंसर डिक्रीज होगा, पहले ही बताओ।
हम्म, ठीक है। जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम कराते हैं वो कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। जिस भी पेपर का आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर खरीद लो, सब बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो है मैं चाहूंगा कि आप ये अगर बताओ, ये हमारे पास बेटा एक बीकर है, इसके अंदर केरोसिन ऑयल भरा हुआ है इस बार, पानी की जगह केरोसिन ऑयल, और इसके अंदर हमने एक आइस क्यूब डाल दी। इसके अंदर कोई आइस क्यूब हम डालेंगे, आइस क्यूब इसके अंदर हम डालेंगे, तो उस आइस क्यूब के पिघलने पर, मान लो इसके अंदर कुछ आइस क्यूब पड़ी हुई है केरोसिन ऑयल के अंदर, जब वो आइस क्यूब पिघल जाएंगी तो वाटर का लेवल बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा केरोसिन ऑयल वाले केस में। तो बेटा एक तो इसमें थोड़ा सा आपको 2-3 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहले तो आप ये देखो कि जो आइस है उसकी डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो केरोसिन ऑयल है इसकी होती है लगभग 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो केरोसिन ऑयल है इसकी डेंसिटी कम है और बर्फ की डेंसिटी ज्यादा है। नहीं, जब आप इसके अंदर डालोगे, ये आइस क्यूब डालोगे, एक तो बेटा आइस क्यूब इसके अंदर डूब जाएगी क्योंकि आइस की डेंसिटी ज्यादा है, केरोसिन ऑयल की कम है। अब आपने जब इसके अंदर ये आइस क्यूब डाल रखी थी तो उससे मान लो कि यहां तक वाटर का लेवल था, यहां तक केरोसिन ऑयल में आइस क्यूब पड़ी हुई है, और जब आइस क्यूब पड़ी हुई है तो वाटर का लेवल यहां तक है। तो केरोसिन ऑयल में जब आइस क्यूब पड़ी हो और वो आइस क्यूब पिघल जाए तो वाटर का लेवल बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा, ये बताओ। सोच के बताना ये। केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल के अंदर हम आइस क्यूब डालेंगे तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि केरोसिन ऑयल में आइस क्यूब डूब जाएगी, क्योंकि जो केरोसिन ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है 0.8, और आइस की ज्यादा है, यानी घनत्व तो आइस का ज्यादा है तो आइस डूब जाएगी। अब जब ये पिघलेगी तो क्या होगा बेटा, मुझे एक चीज बताओ, जब ये आइस क्यूब इसके अंदर पड़ी हुई थी तो उसमें वाटर का लेवल यहां तक था। जब ये आइस क्यूब पिघलेगी तो हमें पता है कि जब आइस क्यूब पिघलती है तो इसका वॉल्यूम तो 10% घट जाता है, यानी इस आइस क्यूब ने जितनी जगह घेर रखी है उससे कम जगह घेरेगा, तो कम जगह में एडजस्ट, जब घेर के इसका जो पानी बनेगा वो कम जगह में ही एडजस्ट हो जाएगा, तो तुरंत वाटर का लेवल कहां दिखाई देगा आपको, नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा इस वाले केस में भी। जब केरोसिन ऑयल में अगर आइस क्यूब पिघल जाए तो यहाँ डिक्रीज बताना है। आफ्टर melting of ice in kerosene oil, the level of kerosene oil will decrease। ठीक है, केरोसिन ऑयल में बर्फ के पिघलने के बाद केरोसिन ऑयल का लेवल घटेगा। केरोसिन ऑयल में बर्फ के पिघलने के बाद केरोसिन ऑयल का लेवल घटेगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसमें आप 2-3 केस याद रख सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट केस कौन सा है, ये वाला, कि केवल आइस क्यूब है पानी के अंदर। पानी के अंदर आइस क्यूब वाला क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी के अंदर आइस क्यूब है, पिघलेगी, वाटर का लेवल सेम रहेगा। आइस क्यूब के ऊपर कोई सिक्का विक्का रखा हुआ है तो वाटर का लेवल जो होगा वो कहां गया, अगर सिक्का विक्का रखा है तो वाटर का लेवल डिक्रीज होता है, या केरोसिन ऑयल में बर्फ पिघल जाए तो वाटर का लेवल डिक्रीज होगा। ये बिहार के बीपीएससी के पेपर में आ रखा है, ये बीपीएससी टीचर वाला जो होता है, ध्यान रखना इसे। ठीक, ये हमारे पास कुछ केस बने थे, आई होप कि सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत तसल्ली से बहुत आराम से बताएं। वाटर का जो एनोमलस बिहेवियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो 4 डिग्री तक इसका वॉल्यूम घटता है, 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम पहले घटता है और फिर बढ़ता है। डेंसिटी इसका उल्टा होती है, डेंसिटी पहले बढ़ती है, 4 पे मैक्सिमम हो जाएगी और 4 के बाद घटेगी। इस तरह की हमने बातें पढ़ी। इसके बाद हमने पढ़ा कि बीकर में बर्फ तैर रही है, 90% हिस्सा अंदर होगा, 10 होगा बाहर।
ये बर्फ पिघल जाएगी, वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर कोई पत्थर वत्थर रखा हुआ है तो पिघलने पर वाटर लेवल डिक्रीज होगा, और बर्फ अगर पानी की जगह केरोसिन ऑयल में हो तो भी लेवल डिक्रीज होता है। तो इस तरह की बातें जो मैंने आपको बताई हैं, तो मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे हम। अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इस ग्राफ से जुड़े हुए। ये बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस, ये लिखा मैंने यहाँ पे वाई, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टेम्परेचर तापमान, और यहां लिखेंगे हम प्रेशर दाब। ठीक, यहां देखो, यहां पर लिखा टेम्परेचर, यहां लिखा मैंने प्रेशर दाब। अगर मैं आपसे कहूं ठीक है भाई जतिन बढ़िया है, और तुम एक तो नींद में रहते हो तुम जतिन, हैं मुंह उठा के चले आते हो डेली क्लास में 9 बजे, और फिर फर्जी की कमेंटबाजी करते हो यहाँ क्लास में, हैं तुम्हारा रोज का नाटक हो गया ये। अब हमारे पास में ये बेटा प्रेशर और टेम्परेचर का मैं ग्राफ बना रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो बेटे देखो पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, आपको पता है कि ग्राफ पे किसी पॉइंट को समझने के लिए हमने आपको बताया था कि उस पॉइंट से सीधे बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे और एक डाल दो वाई पे। तो देखो पॉइंट हमें क्या बता रहा है बेटा, एक्स पे लिखा हुआ टेम्परेचर, तो जीरो से मान लो टेम्परेचर स्टार्ट किया आपने 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टेम्परेचर बहुत ही कम है। लेकिन वाई पे लिखा बेटा यहाँ पे प्रेशर, तो यानी कि यहाँ तक पहुंचते हुए इस वाले पॉइंट तक बहुत देर में पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है। यानी ये पॉइंट हमें बता रहा है कि टेम्परेचर बहुत ही कम है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के बारे में, यानी कि निम्न तापमान और उच्च दाब के बारे में। ठीक, तो टेम्परेचर बहुत ही लो हो, प्रेशर बहुत ही हाई हो, तो ये पॉइंट इसने हमें ये बताया। अच्छा दूसरा एक पॉइंट ये है हमारे पास में, इससे लाइन डाली हमने एक्स एक्सिस पे सीधे, एक डाली वाई पे, तो बेटा ये हमें क्या बता रहा है, देखो एक्स पे लिखा हुआ है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में बहुत देर में पहुंचेंगे, लेकिन ये पॉइंट हम बता रहा है हाई टेम्परेचर के बारे में, और प्रेशर तो बहुत जल्दी पहुंच गए इस बार, यानी कि ये पॉइंट हम बता रहा है उच्च तापमान और निम्न दाब के बारे में, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उच्च तापमान और निम्न दाब के बारे में, उच्च ताप और निम्न दाब के बारे में। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर बेटा टेम्परेचर बहुत ही लो हो, कम तापमान हो, और प्रेशर बहुत ही हाई हो, तो कोई चीज आपको किस स्टेट में दिखने की सबसे ज्यादा संभावना है, वो आपको सॉलिड दिखेगी, लिक्विड दिखेगी या गैस दिखेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर बहुत ही कम है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं रूम टेम्परेचर से, टेम्परेचर मान लो बहुत ही कम कर दें हम, और प्रेशर बहुत ही हाई कर दें, तो कोई मटेरियल किस स्टेट में दिखने की संभावना ज्यादा है। आप कहेंगे सर सॉलिड में, ठोस में। भाई टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी तो कोई चीज पिघलती है, मेल्ट करती है, तो टेम्परेचर आपने कम रखा है और प्रेशर बहुत ही हाई। जब आप प्रेशर हाई कर रहे हो यानी उस पदार्थ के जो मोलिक्यूल्स हैं, अणु जो है, उन्हें आप नजदीक नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हो, और सॉलिड में ये तो होता है कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं पदार्थ के बिल्कुल चिपके रहते हैं आपस में, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर एक आइडियल कंडीशन बनती है सॉलिड के लिए, ठोसों के लिए। तो ठोस पदार्थों को चाहिए होता है कि टेम्परेचर कम रहे और प्रेशर हाई रहे, तो ये कंडीशन किसके लिए है, सॉलिड के लिए। लेकिन बेटा अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई हो और प्रेशर बहुत ही लो, अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर देंगे तो पदार्थ के जो मोलिक्यूल्स हैं, अणु जो हैं, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो दूर दूर भागना चाहेंगे। आप उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं लगा रहे हो कि नजदीक आ जाए, प्रेशर भी लो है तो और दूर भागेंगे। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे किसी पदार्थ के मोलिक्यूल्स बहुत दूर दूर भागेंगे, यानी कि वो गैस बनना चाहेंगे।
तो यानी कि आइडियल कंडीशन होती है गैसों की। भाई गैसों का मतलब भी क्या होता है, गैसों के अणु दूर दूर ही तो भागते हैं, ये आइडियल कंडीशन है गैस के लिए। तो पेपर में यहां से एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोई भी गैस एक परफेक्ट गैस की तरह, एक आदर्श गैस की तरह कब बिहेव करेगी। देखो, परफेक्ट गैस, आइडियल गैस वो गैस है कि जिस गैस के जो एटम है वो बहुत ही दूर दूर है, उस गैस के परमाणु बहुत दूर दूर हो, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन ही ना हो। तो अगर बिल्कुल एटम बहुत दूर दूर हो, कोई बीच में ये एक एटम को ये पता ही नहीं कि दूसरा कोई अगल बगल में घूम भी रहा है क्या, तो ऐसे हमारी गैस कहलाती है आइडियल गैस। तो आइडियल गैसों के लिए कंडीशन क्या होगी, ऐसा कब हो सकता है कि एटम ज्यादा दूर दूर हो जाए, कि टेम्परेचर ज्यादा ही हाई हो और प्रेशर बहुत ही लो हो। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जो होता है, इस पर ये गैसों के लिए आइडियल कंडीशन है। तो पेपर में बहुत बार आए कि कोई भी गैस एक आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करती है। गैसों की आइडियल कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो यहां पर लिखेंगे हम इंपोर्टेंट लिखकर, कंडीशन फॉर ए गैस कंडीशन फॉर ए गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। किसी गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने की शर्त, किसी गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने की शर्त। तो कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे, उच्च तापमान और निम्न दाब पर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उच्च तापमान और निम्न दाब। तो किसी भी गैस के एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने की शर्त है ये हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो सॉलिड के लिए आइडियल कंडीशन क्या है, गैसों के लिए आइडियल कंडीशन क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके आ रहा हूं, जहां पर हम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की बात करेंगे फिर से। देखो यहां पे लिखा बेटा मैंने एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये टेम्परेचर है तापमान, ये प्रेशर है दाब। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे कोई बेटा पॉइंट ले रहा हूं, तो अभी हमने देखा था कि पॉइंट हमें बता रहा है कि प्रेशर बहुत हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो कोई पदार्थ में सॉलिड स्टेट में दिखेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, प्रेशर लो होगा, तो हमें गैसी स्टेट में दिखेगा। अगर हम ऐसे ही हजारों पॉइंट लें, बहुत सारे पॉइंट लें, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे वो बताएंगे सॉलिड स्टेट के बारे में कि सॉलिड स्टेट की अच्छी कंडीशन बनेगी। यहाँ पे पॉइंट आएंगे गैस के लिए, तो अगर मैं बीच में जो पॉइंट आएंगे वो किसके लिए आएंगे, लिक्विड के लिए। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ले लूं, लाखों करोड़ों पॉइंट लो, तो बेटा ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आएगा। तो ग्राफ मुझे बता रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इस तरफ कहीं भी कोई पॉइंट लूंगा, तो टेम्परेचर लो रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा, तो यानी कि सॉलिड स्टेट के बारे में बताएगा। तो सॉलिड के बारे में, ठीक, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लूंगा तो टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, तो गैसीय स्टेट के बारे में बताएगा। ठीक, और ये बीच में जो कटोरा है इसमें क्या आएगा, लिक्विड स्टेट। यानी कि टेम्परेचर प्रेशर ना तो बहुत टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ज्यादा लो है, तो लिक्विड स्टेट बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब मेरे पास में ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन हमने चीजें ली। अब यहां पे समझने की कोशिश करना। अब मुझे एक चीज बताओ, इन जनरल हमें पदार्थ की तीन स्टेट दिखती हैं, ठोस, तरल और गैस। अब ये तो नहीं कि कोई पदार्थ अगर सॉलिड है तो क्या उसे हम लिक्विड में नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। कोई लिक्विड में तो क्या उसे हम सॉलिड में नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं।
कोई लिक्विड है जैसे पानी का, उसे हम भाप में गैस में नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के में 6 प्रोसेस जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना एक प्रोसेस है, लिक्विड को सॉलिड में बदलना ये सेकंड, ऐसे लिक्विड को गैस में बदलना थर्ड, और गैस का लिक्विड बदलना 4। ऐसे बेटा हम किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल सकते हैं और गैस को डायरेक्ट सॉलिड में भी बदल सकते हैं। तो हमारे पास में 6 प्रोसेस होते हैं। सॉलिड को डायरेक्ट सॉलिड का लिक्विड बनाना है, लिक्विड का सॉलिड बनाना, लिक्विड का गैस बनाना है, गैस का लिक्विड, या किसी सॉलिड को डायरेक्ट ही गैस में बदल देना। जैसे बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका कैम्फर, कपूर। कपूर की गोली आपने कपड़ों में डाली, वो कुछ दिन के बाद भाप बन के उड़ जाती है। तो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना ये भी हो सकता है, या किसी गैस को डायरेक्ट सॉलिड में भी बदला जा सकता है। तो इन 6 प्रोसेस के नाम हमें पता होने चाहिए। तो पेपर में पूछ लेता है कि सॉलिड का लिक्विड में बदलना इसे क्या कहेंगे, लिक्विड का सॉलिड बनाना इसे क्या कहेंगे। तो 6 नाम हमें पता होने चाहिए। तो पहला, सॉलिड को लिक्विड में बदल देना, इसे बेटा हम कहते हैं मेल्टिंग, गलन। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड बनाना जैसे बर्फ का पानी बना देना, मेल्ट कर देना। ठीक है, ऐसे ही किसी लिक्विड को सॉलिड में बदल देना, जैसे पानी का बर्फ बना देना, जैसे हम कहेंगे फ्रीजिंग या सोलिडिफिकेशन, हेमन। तो सॉलिड का लिक्विड बनाना मेल्ट करना, लिक्विड से सॉलिड बना देना, जैसे पानी का बर्फ बना देना, फ्रीजिंग। तीसरा, किसी लिक्विड का गैस बना देना, तो हम कहेंगे इवेपोरेशन, वाष्पन। ठीक, ऐसे किसी गैस को ठंडा करके लिक्विड बना देना, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन। पेपर में आएगा 5वें वाला, इसे याद रखना, किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल देना। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसे इसका नाम ना पता हो। यूपी बिहार का तो फेवरेट है ये, और रेलवे का। तो किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल देना, जैसे मैंने कहा कपूर की गोलियों को भाप में बदल देना, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अच्छा, किसी गैस का डायरेक्ट सॉलिड बना देना, इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे आप बहुत ही ठंडी जगह में जाओ और आपने पानी को वहां उबाला, उस पानी से भाप निकलेंगे, भाप थोड़ी सी ऊपर ही जाएंगी और सीधे बर्फ के टुकड़े बन के नीचे गिर पड़ेंगी। और बहुत गर्म पानी भी ऐसा आप फेंकोगे ना हवा में, तो तुरंत बर्फ बन के नीचे गिर पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाना, इस घटना को हम क्या कहते हैं। जैसे सॉलिड का डायरेक्ट गैस बदलना तो सब्लिमेशन है, लेकिन गैस का डायरेक्ट सॉलिड बनना वो क्या है। हाँ, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल ड्राई आइस भी है ना, सब्लिमेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल में ड्राई आइस भी है। तो ड्राई आइस को आपने देखा होगा ना कि जैसे ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है ड्राई आइस। जब उसे एयर के एक्सपोजर में रखा जाता है तो सर देखा हो ना, कई बार वो एक अभी केस हुआ था कहीं गुड़गांव वगैरह में, कहाँ पे वो माउथ फ्रेशनर की जगह उन्होंने ड्राई आइस दे दिया था, तो लोगों को फिर वो जीभ वीभ जलने लगी थी उनकी। तो ड्राई आइस जो होती है वो बर्फ जैसे दिखती है, सॉलिड फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। उसे अगर आप हवा में रखोगे ना तो ऐसे आपको भाप निकलती दिखेगी, तो सीधे सॉलिड से गैस में बदलती है। तो कैम्फर कपूल, नेप्थलीन, ड्राई आइस, ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। देखो बेटा, गैस का डायरेक्ट सॉलिड बना देना, जैसे मैंने कहा कि आपने बहुत ठंडे एरिया में गए, वहां उबलते पानी से भाप निकल रही है, भाप भी सीधे सीधे
बर्फ के टुकड़े बन के नीचे गिर पड़ती हैं। ये जो इसे हम बोलते हैं गैस का डायरेक्ट सॉलिड बनना, डिपोजिशन, डिपोजिशन, जमाव। बहुत सारे लोग इसके लिए और अलग नाम भी यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इसे रिवर्स सब्लिमेशन भी कह देते हैं। भाई सॉलिड से गैस बनना तो सब्लिमेशन है, वो गैस का सॉलिड के लिए बोल देते हैं रिवर्स सब्लिमेशन या डी सब्लिमेशन या होरफ्रॉस्ट। ये सब इसका डिक्शनरी नाम है, फिजिक्स में इसका एक ही नाम है, वो है डिपोजिशन। तो आपको डिपोजिशन याद रखना है। तो ये हमारे पास में 6 पॉइंट याद रखेंगे। सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, लिक्विड का गैस, गैस का लिक्विड, और सॉलिड से गैस, और गैस से सॉलिड। 6 प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से देखें, अगर इस ग्राफ में मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, तो हमें क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर का ऐसा कॉम्बो बनेगा कि वस्तु आपको सॉलिड दिखेगी। यहाँ कोई पॉइंट लिखेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर कॉम्बो ऐसा बनेगा, वस्तु गैस दिखेगी। यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो टेम्परेचर प्रेशर का ऐसा कॉम्बो बनेगा कि वस्तु क्या दिखाई देगी, हमें लिक्विड दिखेगी। लेकिन अगर बेटा मैं इस वाले पॉइंट को देखूं, अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, ये वाला, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का एक ऐसा कॉम्बो भी है। यानी कि अगर मैं ठीक ये टेम्परेचर और ठीक यही प्रेशर कर दूं तो देखो क्या होगा। अब हम इस वाले पॉइंट पर पहुंच गए, तो टेम्परेचर प्रेशर का एक ऐसा कॉम्बो भी, अगर मैंने ठीक यही टेम्परेचर और यही प्रेशर कर दिया तो बेटा यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, यानी कि वस्तु मुझे सॉलिड भी दिखेगी, लिक्विड भी और गैस भी, यानी कि मुझे उसकी तीनों स्टेट एक साथ दिखाई देंगी। एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर है, अगर वो मैं कमरे के अंदर कर दूं, अगर मैं एक कमरे में टेम्परेचर प्रेशर कर दूं ऐसा, उसका एक ऐसा कॉम्बो कर दूं कि ठीक वही टेम्परेचर और ठीक वही प्रेशर अगर मैं कमरे के अंदर कर दूं, ठीक वही टेम्परेचर वही प्रेशर, तो अगर आपने एक बर्तन में पानी रखा हुआ है तो पानी आपको बर्फ बनता हुआ भी दिखेगा, फिर कुछ हिस्सा उसका पानी बन जाएगा, कुछ भाप बन रहा होगा, फिर वापस से लिक्विड, फिर सॉलिड, यानी तीनों स्टेट एक साथ को एग्जिस्ट दिखेंगी। एक ऐसा फिक्स तापमान और एक ऐसा फिक्स दाब अगर वो कर दिया जाए तो बर्फ, पानी, भाप, ये तीनों स्टेट आपको दिखेंगे। बर्फ का पानी बन रहा है, पानी की फिर बर्फ बन गई, उसकी भाप बन गई, फिर वो बर्फ बन गया, फिर पानी बन गया, फिर भाप बन गई, तीनों स्टेट आपको को एग्जिस्ट दिखाई देंगी। तो बेटा वो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। अगर आपको ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर की ऐसी वैल्यू होती है, अगर वो हमने कमरे में कर दी तो आपको तीनों की तीनों अवस्थाएं एक साथ दिखाई दें, तो उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जल का त्रिक बिंदु। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जल का त्रिक बिंदु लिखेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जल का त्रिक बिंदु। तो बेटा वाटर का ट्रिपल पॉइंट आपको अचीव करना है, वाटर की तीनों स्टेट एक साथ देखनी है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर होना चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये हम बोलते हैं 273.16 केल्विन। और प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए लगभग 611 पास्कल के आसपास। एक बार पेपर में 600 पास्कल भी लिख सकता है वो। तो मैं जिस कमरे में आप हैं, अगर उस कमरे में हम प्रेशर कितना कर दें, दाब कितना कर दें, 611 पास्कल, भाई प्रेशर की यूनिट आपको पता पास्कल होती है, और टेम्परेचर कितना कर दें 0.01 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में कहना चाहो तो 273.16 केल्विन कर दें, तो आपको वाटर की तीनों स्टेट एक साथ दिखाई देंगे। तो वाटर की तीनों स्टेट एक साथ प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का ये कॉम्बो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैंने यहाँ पे बेटा एक चीज लिखी कि जब कोई लिक्विड गैसीय स्टेट में बदलती है तो हमने कहा इवेपोरेशन, वाष्पन। तो आपने ऐसे नाम सुना रखा है वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण भी तो सुना हमने। हमने कहा था जब उबलते पानी जब भाप में बदल रहा होता है तो उस हमने वेपोराइजेशन भी कहा। तो एक शब्द हम कई बार सुनते हैं वेपोराइजेशन, एक हम सुनते हैं कई बार इवोपरेशन। दोनों होते क्या है, किसी लिक्विड का भाप बन जाना, वो वेपोराइजेशन और इवोपरेशन। तो इनमें फिर फर्क क्या है कि दो अलग अलग नाम यूज करने पड़ रहे हैं हमें। तो अब हम जो कल की क्लास लेंगे, कल भी आपके साथ क्लास होगी मेरी शायद, तो उस क्लास में हम एक बार टाइम टेबल देख लेना अपना शाम को, उसमें हम दो चीज समझेंगे।
कि जब ये वेपोराइजेशन जो शब्द है हम कब यूज करते हैं, वाष्पीकरण और इवोपोरेशन वाष्पन, ये शब्द हम कब यूज करते हैं, इन दोनों में क्या असमानता है, क्या समानताएं हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप ये हेडिंग डाल के रखना, जिससे हम वाष्पीकरण और वाष्पन का फर्क समझने वाले होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो कल होगी, नहीं कल नहीं हुई तो फिर तो मंडे को ही होगी। ठीक है, तो कल की मैंने पीडीएफ खोल रखी थी ये, तो पहले हम क्या करते हैं, इस पीडीएफ में जो कल वाले पेज हैं उन्हें हटा देते हैं। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साइंस 24 बैच है ना आपका, साइंस 24, और आज है 10th में। ठीक, चलो बाकी कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय।